Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel. So I'm back with another video, the most demanded video of my channel about the important topics. So in this video, I am starting with medical, surgical, nursing, where I have handpicked all the important topics of each system and I'll be sharing it with you all. So guys, yes, these are real exam favorite topics. So don't miss any. So guys, grab your pen and note them down. Don't skip even a single second, because maybe the topic that could get you a rank is at the end. Who knows? Maybe one topic would cost you your rank. So don't skip any. Let's just get into the video. So guys, इस वीडियो के लिए मैंने टॉपिक्स को एक पेज पे लिखा है ऐसे पूरा. तो मैं ये पेज आपको अलग से डिस्प्ले कर दूंगी साइड वाइज, फ़ोटो रख के इधर, एंड यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई एंड आप पेन पेपर लेके बैठिए एंड विल स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइस, सबसे पहला सिस्टम आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली अनाटमी एंड फिजियोलॉजी. अनाटमी एंड फिजियोलॉजी में गाइस जो अनाटमी ऑफ हार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद कार्डियक आउटपुट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद गाइस क्लॉटिंग कास्केट एंड गाइस हार्ट साउंड्स आर इम्पॉर्टेंट. हार्ट साउंड्स में कौन सी हार्ट साउंड नॉर्मल है और कौन सी एबनॉर्मल है, ठीक है. और एबनॉर्मल में भी जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कि कौन सी मफल्ड साउंड है, कौन सी लो पिच साउंड है, कौन सी हाई पिच साउंड है, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या है उसकी इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है. एंड दिस इज़ आई थिंक ऑल अबाउट द बेसिक्स अनाटमी एंड फिजियोलॉजी. नाउ एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्सो गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है. जो है इसमें ईसीजी है गाइज, बेसिक ईसीजी आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है. ईसीजी वर्क कैसे करता है, उसके जो ईसीजी लीड्स होते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं, उसकी प्लेसमेंट, ईसीजी की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है. फिर उसके पैटर्न्स, कि हमें कौन सी लीड पढ़नी है और वो कौन से पैटर्न्स हमें क्या पता लग रहा है, कौन सा चेंज है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की पोटाशियम बढ़ रहा है तो टॉल टी वेव दिखेगी, ऐसे. और ईसीजी में बहुत बार ये पूछा जाता है कि आप हार्ट रेट कैलकुलेट कीजिए. इस बार भी पूछा गया था, नॉर्थ से टेट के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में हार्ट रेट पूछा गया था. तो बहुत ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है. तो इमियास, ठीक है. एरिथमियाज आपको इन जनरल भी पता होने चाहिए, लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन इट इज़ वेंट्रिकुलर दिस टैकीकार्डिया. इसके बीच में बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो ईसीजी की स्ट्रिप दे देते हैं ऐसे और बोलते हैं कि बताओ ये कौन से क्या है, इसमें टैकीकार्डिया है या फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर है या फिर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है, आर्ट्रियल फ्लटर है, ठीक है. उसके बाद गाइज इट इज़ ये अपना CABG, दिस इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. ये भी इंपॉर्टेंट है. जो इंटरवेंशंस लेते हैं ना अपन, इसमें जितनी भी इंटरवेंशंस है वो एक बार आप गो थ्रू जरूर करें. उसमें से CABG बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है. उसके बाद एओर्टिक बैलून पंप भी पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है. कार्डियो वर्जन्स पूछे जाते हैं एंड पेस मेकर पूछा जाता है कि पेस मेकर का टाइप कहाँ क्या है और कौन सा पेस मेकर हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसे. और कार्डियो वर्जन भी पूछते हैं कि भाई कार्डियो वर्जन हमें कौन से टाइम पे हमें कार्डियो वर्जन यूज करना है, कौन से टाइम पे हमें डिफिब्रिलेटर यूज करना है, ठीक है. तो कार्डियो वर्जन और डिफिब्रिलेटर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आप पढ़ें इसको, ठीक है. उसके बाद गाइज हार्ट ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है. हार्ट ब्लॉक पूछते हैं कि भाई हार्ट ब्लॉक कौन से डिग्री का हार्ट ब्लॉक है. उसके बाद गाइज रूमेटिक फीवर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट गाइज इट्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में बेसिकली वो सब कुछ पूछते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे है, मोना जो यूज़ करते हैं ना अपन, वो किस ऑर्डर में यूज़ होता है, कौन से ड्रग्स देने चाहिए, ठीक है. उसके बाद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में एंजाइम मार्कर्स पूछ लेते हैं कि जैसे ट्रोपोनिन C है, I है, T है, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है. CKMB होता है, मायोग्लोबिन होता है, कौन सा पहले आता है, कौन से की पीक कब होती है, वो डिसअपियर कब होता है ब्लड प्लाज्मा से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं. देन एंजाइना, एंजाइना के टाइप्स क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है. जो रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है वो भी इंपॉर्टेंट है. उसमें कॉजेटिव एजेंट बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होता है. उस गाइज हार्ट फेलियर से क्वेश्चन आता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. और गाइज वेरिकोज वेन से भी क्वेश्चन आते हैं. वेरिकोज वेन के कॉजेज क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है. डीप वेन थ्रोम्बोसिस से भी क्वेश्चन आता है. डीप वेन थ्रोम्बोसिस वैसे भी इंपॉर्टेंट है इन फंडामेंटल्स ऑल्सो, इसकी मैनेजमेंट जो आती है.
उसके बाद गाइस कार्डियक टेम्पोनेट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाद हाँ, एक कार्डियोमेगाली की भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आई गेस नॉर्सेट 8 के प्रीलिम्स में भी आया था। एंड गाइस उसके बाद एंडोकार्डाइटिस भी इम्पॉर्टेंट है। एंडोकार्डाइटिस से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोकार्डाइटिस बेसिकली क्यों होता है, मतलब उसके कॉजेस पे बहुत आता है कि भाई जैसे हम कोई डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं उससे हमें एंडोकार्डाइटिस का रिस्क हो जाता है, या वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट कराते हैं उससे एंडोकार्डाइटिस का रिस्क हो जाता है। तो ऐसे अभी कभी कभी ना वॉल्वुलर डिजीज से भी पूछा जाता है कि आप पढ़ सकते हैं इसको, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट ब्रीफली आप एक बार गो थ्रू जरूर करें, ठीक है। उसके बाद रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली उसके साइन एंड सिम्टम्स वो जो, एंड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर कैसा दिखता है, स्वान गन्स कैथेटर लाइक दैट, ठीक है। So guys, this is it for the cardiovascular system. Now let's get into the next system, which is renal or urinary system. सबसे important है acute kidney injury. Acute kidney injury से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसका क्राइटेरिया है ना AKI का राइफल वाला, that is usually asked. And the next topic is guys CKD, that is chronic kidney disease, उससे भी क्वेश्चन आता है। एंड द नेक्स्ट इज गाइज हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है, उसके लिए आप क्या क्या मेथड्स हैं जिससे आप हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, कि आप शंट यूज़ कर सकते हैं, आप कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, आप एट्रोविनस फिस्टुला बना सकते हैं, कौन सा कितनी देर रहता है, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। उसके बाद गाइज रीनल ट्रांसप्लांट से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो रीनल ट्रांसप्लांट भी एक बार आप ज़रूर गो थ्रू करें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, हर बार ही बनता है। उसका जो ट्रायड है ना, सेट ट्रायड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। रीनल कैल्कुलाई है, रीनल कैल्कुलाई कौन से टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स का क्या मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ESWL है जो दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरल आई थिंक शॉक वेव थेरेपी जो है, लिथोट्रिप्सी, सॉरी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, वो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए। एंड गाइज नेक्स्ट इज़ UTI, UTI से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो UTI को भी एक बार आप गो थ्रू ज़रूर करें। उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के टाइप्स, की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है ना, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस भी है। एंड गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन बनता है। सो गाइज हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का जो ट्रायड है उसके सिम्टम से क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आप ज़रूर एक बार देखें। और एक लास्ट टॉपिक है इसका गाइज गाउट, गाउट से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखें। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द रीनल सिस्टम। नाउ लेट्स गेट इनटू द अनदर सिस्टम। Now let's just breathe into the respiratory system. So guys, respiratory system में जो सबसे पहला important topic है वो है respiratory sounds. Sounds जो specific sounds है ना, कि कौन सी disease से कौन सी sound आती है वो important है, और sound कौन सी low pitch है, कौन सी high pitch है। उसके बाद guys normal respiratory rate आपको पता होना चाहिए, respiratory patterns आपको पता होने चाहिए, like kind stroke respiration, Kussmaul's respiration, कौन सा respiration कब होता है, like DKA में Kussmaul's रेस्पिरेशंस आते हैं, और ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसमें काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशंस आते हैं, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कौन सी रेस्पिरेशन पैटर्न यूज़ होता है या आता है। एंड गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद गाइस COPD है, COPD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकियल अस्थमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और इन दोनों की मैनेजमेंट काफ़ी कॉमनली पूछी जाती है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद गाइस ट्यूबरक्लिन टेस्ट या फिर मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट जो होता है उसके बारे में भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है, कि इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसी होती है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है। टॉपिक इज गाइस पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस के बाद गाइस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हैं, कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हैं, उसको कैटेगराइज करने वाला बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आप एक बार अच्छे से ज़रूर देखें।
एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाकी गाइज जो ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो फंडामेंटल में आएंगे। तो मैं मेडिकल सर्जिकल की बात करूँ तो उसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द नेक्स्ट यूनिट। एंड गाइज नेक्स्ट सिस्टम इज ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी से गाइज रिसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ओंकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। सो इसमें सबसे पहले कीमोथेरेपी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप्स की कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कीमोथेरेपी में हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब काफ़ी कॉमनली पूछी जाती हैं। फिर रेडियोथेरेपी से भी सेम वही चीज़ें कि उसके बाद गाइज हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी काफ़ी कॉमन है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप्स कैसे हैं। स्टेप से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। अब गाइज हम कैंसर की बात करते हैं तो उसमें बहुत कॉमनली ल्यूकीमियाज पूछे जाते हैं। ल्यूकीमियाज में भी जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है उससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है, और उसके अलावा लिम्फोमा से भी क्वेश्चन बनता है। हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, और जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है उसमें कौन से टाइप के सेल, कौन से टाइप के हॉजकिंस लिम्फोमा पाए जाते हैं, इंडिया में सबसे कॉमन कौन सा हॉजकिंस लिम्फोमा है, ग्लोबली सबसे कॉमन कौन सा है, तो वैसे वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं उससे। और सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो सर्विकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, इन सब के डिफरेंस, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इनके मैनेजमेंट, इनके सबसे, और कोई भी आप कैंसर पढ़ें हमेशा याद रखें, आपको कोई भी कैंसर पढ़ना है उसमें उसका मोस्ट बेनाइन फॉर्म और मोस्ट मैलिग्नेंट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और इन जनरल भी इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड सबसे कॉमन कैंसर्स क्या हैं, टॉप 3 आपको पता होना चाहिए, ग्लोबली ऑल्सो एंड इन इंडिया ऑल्सो डिफरेंटली, मेल और फीमेल के लिए, ग्लोबली में भी और इंडिया में भी। ठीक है, उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉपिक बनता है बीपीएच। बीपीएच से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएच को इग्नोर नहीं करना है। बीपीएच कहाँ होता है, बीपीएच और प्रोस्टैटिक कैंसर में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बीपीएच कहाँ होता है, प्रोस्टैटिक कैंसर कहाँ होता है, दोनों के साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो सब। उसके बाद टेस्टिकुलर कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स से कभी कभी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद गाइज अपना गैस्ट्रिक कैंसर की सर्जिकल मैनेजमेंट इंटरवेंशन से क्वेश्चन बनता है, जो गैस्ट्रेक्टोमी होती है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर की जो सर्जिकल इंटरवेंशन होती है, विपल्स प्रोसीजर, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। फिर ब्लैडर कैंसर की भी सर्जिकल जो इंटरवेंशन करते हैं हम, जिसमें हम इलियोस्टमी बनाते हैं या क्लोस्टोमी बनाते हैं या कॉन्ड्यूट्स बनाते हैं या कोच पाउच बनाते हैं, तो वो सब कौन सा पाउच कैसे बनता है, क्या है वो सब, सिग्मोइडोस्टोमी करते हैं, तो वो सब वो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद गाइज ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज भी काफ़ी कॉमन है। ऑन्कोलॉजी में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मेन मैंने आपको बताई। इसमें टेस्टिकुलर कैंसर, इसमें टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उनके स्टेप्स और उनके ऐसे कब परफॉर्म करना है वो, उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट सिस्टम। सो गाइज नेक्स्ट सिस्टम इज़ हेमाटोलॉजिकल। सो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहले नॉर्मली ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा है, ब्लड में कौन से टाइप के सेल हैं और उन सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, नॉर्मल रेंज क्या है। क्लॉटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्लॉटिंग कास्केड के ऊपर, क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर, और क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसा है, और इनकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं लाइक प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, पीटीआईएनआर टाइम क्या है, एपीटीटी टाइम क्या है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। एंड गाइज नेक्स्ट उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप का होता है, कौन से टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, लाइक होल ब्लड, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और यू कैन से प्लेटलेट्स, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट्स जो भी होते हैं अपने, तो वो सब कौन सा कितने टाइम प्रिजर्व होता है और किस टेम्परेचर में प्रिजर्व होता है, कितने टाइम में हमें उसको देना होता है और कितने रेट से हम उसको चला सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल इन ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं और ये सब आपको अच्छे से देखना है। उसके एडवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं। हाँ, एक बार इसी नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था कि सबसे प्रेवलेंट एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इफ यू नो इट कमेंट डाउन बिलो।
नेक्स्ट इज सिकल सेल अनीमिया। सो सिकल सेल अनीमिया से भी गाइस क्वेश्चन बनता है। सिकल सेल अनीमिया में सिकल सेल क्राइसिस कैसे होते हैं, कौन से क्राइसिस होते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर थैलेसीमिया से भी क्वेश्चन बनता है। थैलेसीमिया जो है उसके क्या साइन सिम्टम्स हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे है। उसके बाद हीमोफीलिया से भी क्वेश्चन बनता है, तो हीमोफीलिया भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस इट्स अनीमिया। अनीमिया से तो क्वेश्चन बनता ही है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, कौन सा किस वजह से होता है, कौन से की क्या मैनेजमेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है। So this is it for the video guys. I'll be back with the second part of this video where I'll be dealing with the rest of the systems of medical surgical nursing. For that, stay tuned to my channel and subscribe to my channel. And if this video helped you in any way, please like this video and subscribe to my channel and share it with your friends who are preparing for NARCET 9, 10 or any other central government exam. And guys, तब तक के लिए stay happy, keep studying, keep moving forward. I'll meet you soon with the part 2. तब तक के लिए bye bye.